नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी और बिहार 4.0, उसी के साथ जो लोग झारखंड पीजीटी का फॉर्म भरे होंगे समाजशास्त्र से, वो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। यह सारे पेपर पीजीटी, यूपी पीजीटी का डेट आ चुका है, आप जानते ही हैं, अक्टूबर में पेपर होगा। और इस बार कंफर्म है कि पेपर हो जाएगा। उसके बाद अभी यूपीजीआईसी का फॉर्म भरा जा रहा है, इसका पेपर जनवरी फरवरी तक होगा। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है जनवरी फरवरी तक हो जाए। उसके बाद झारखंड का भी पेपर जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। बिहार 4.0 का आने वाली है भर्ती, पेपर भी वही जनवरी फरवरी दिसंबर तक हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो आप लोग तैयारी पूर्ण रखें। हम लोग आज यह जो प्रश्न देख रहे हैं, PYQ है, यह PYQ है। यह PYQ उसके लिए है UPGIC 2021 का। तो हम यह देखने का प्रयास करें कि क्वेश्चन उसमें किस लेवल के पूछे जाएंगे, क्योंकि PCS है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो थोड़ा पेपर टफ ही बनता है उसमें वह पेपर टफ ही बनाता है। तो हम लोग 40 प्रश्न एक पार्ट ए में देख चुके हैं, अब पार्ट बी में हम देख रहे हैं, दूसरा पार्ट इसका देख रहे हैं। यह आज ख़त्म हो जाएगा 2021 का पेपर, उसके बाद 2017 में हुआ था, हम लोग उसको देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। ऑप्शन ए है भूमिका ग्रहण, ऑप्शन बी है परावर्तनता, ऑप्शन सी है चेतना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, परावर्तनता। मीड जो है वह स्वयं का जो सार है उसे परावर्तनता को मानते हैं, क्योंकि मीड ने कहा था कि स्व और समाज जुड़वा नहीं है। मीड सामाजिकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, उस पर भी काम किया था। एवं मूलतः यह अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। मीड जो है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी एक पुस्तक है, जो बहुत पॉपुलर पुस्तक है और वह हर बार लगभग पूछी जाती है। तो इन्होंने मीड के अनुसार स्वयं का सार परावर्तनता है। कूले के अतिरिक्त स्व की अवधारणा का समाजशास्त्र में अत्यधिक प्रयोग विलियम जेम्स और मीड ने किया था। तो यह याद रखिए, विलियम जेम्स ने हुई, क्योंकि विलियम जेम्स को हम तो बहुत कम ही लोग आप आज तक स्व के बारे में लिखते हुए विलियम जेम्स को पढ़े होंगे। यही अवधारणा सांकेतिक अंतःक्रियावाद का आधार है, और यह अवधारणा मानव प्राणी की परावर्ती मतलब प्रतिबिंब और प्रतिवर्ती क्षमता को उजागर करती है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो मीड के बारे में हम लोग यह देखते हैं, और मीड ने कहा था कि स्व और समाज जुड़वा नहीं है, इसके उलट कूले ने कहा था स्व और समाज जुड़वा है। अगला प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, ऑप्शन सी है नकारात्मक यांत्रिकी, ऑप्शन डी है चिकित्सकीय यांत्रिकी, अभियांत्रिकी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सुरक्षा द्वार, क्योंकि इन्होंने जब सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी की बात कही थी तो उन्होंने मात्र 3 यांत्रिकी का उल्लेख किया था, सकारात्मक, नकारात्मक और चिकित्सीय। सकारात्मक, नकारात्मक और चिकित्सीय। तो पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था पर बहुत काम किया है, और इन्होंने भी क्रिया के बारे में उल्लेख, पार्सन जो वेबर क्रिया, सामाजिक क्रिया के बारे में बात किए थे, उसके बारे में पार्सन्स भी बात करते हैं, और क्रिया की 6 विशेषताएं बताते हैं या 6 प्रकार बताते हैं। तो पार्सन्स जो है सोशल सिस्टम 1951 में एक पुस्तक आई थी, उसी पुस्तक में सामाजिक क्रिया के बारे में इन्होंने उल्लेख किया था, एवं सामाजिक अध्ययन के बारे में भी उसी पुस्तक में इन्होंने, सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने उसी पुस्तक में अध्ययन किया था। एवं जो पार्सन्स के कुछ ऐसे कार्य भी रहे, जैसे कि रुग्ण भूमिका की अवधारणा, सिक रोल का जो कॉन्सेप्ट था वह पार्सन्स द्वारा ही दिया गया था, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह प्रश्न अभी आप देखेंगे तो 2023 के जो राजस्थान सेट का पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था। राजस्थान सेट का जो प्रश्न हुआ था उसमें भी जो पेपर हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था।
ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 2011 और यहाँ 2012 होगा वो गलत से लिख दिया है, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी है 2014। तो इसमें ऑप्शन सी सही है 2013 में। 2013 में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 अस्तित्व में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में कोई एक अधिक वांछनीय कार्य या व्यवहार हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से क्या होता था कि महिलाओं के साथ जो महिला वर्ग जो काम करता था औद्योगिक क्षेत्रों में, उसके साथ बहुत से छेड़छाड़ के केसेस आ रही थी। तो सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए यह एक कानून लाया। तो 2013 में अस्तित्व में आया था। इसमें क्या क्या विशेषताएं इसकी, मतलब क्या क्या होने पर वह केस लग सकता है। तो ऑप्शन ए है, पहला इसमें शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, दूसरा है लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, तीसरा है इसमें लैंगिक अच्युत टिप्पणियां करना, जैसे किसी बात को लेकर कमेंट करना, अश्लील साहित्य दिखाना, किसी मतलब अश्लील फोटो दिखाना या भद्दे कमेंट करना, गंदे तरीके से कहीं पोस्टर लगाना, चित्र बनाना। पांचवा है लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण, जैसे कि इशारों में भी कोई गंदा इशारा करने पर वह 2013 का जो अधिनियम था वह लोगों पर लागू होता है। महिलाओं से संबंधित कानूनों को भी पढ़ के जाना होता है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो कानून है वह आते हैं। तो महिलाओं से संबंधित जो कानून है वह आते हैं पेपरों में। तो महिलाओं से संबंधित कानून जैसे हम देखते हैं 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, 1961 का दहेज निरोधक अधिनियम हो गया, उसको 1984 और 1986 में संशोधित किया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो हो गया 1976 का। इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हो गया। अभी तत्काल में हम देखें नारी शक्ति बंधन जो योजना आई थी, जिसके तहत विधानसभाओं लोकसभाओं में 33% आरक्षण दिया गया, यह 2024 का है। इसे भी हम लोगों को याद करना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी है असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, ऑप्शन सी है अवलोकन तथा प्रश्नावली, ऑप्शन डी है असंरचित साक्षात्कार। सर्वेक्षण के लिए वो पूछा है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जब सर्वे किया जाता है तो कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए है प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार। असहभागी अवलोकन क्यों नहीं, क्योंकि यह सर्वेक्षण के लिए नहीं होता है। सर्वेक्षण में कुछ चिन्हित लोगों से ही सर्वे किया जाता है, बाकी सर्वे नहीं होता है। सर्वे क्योंकि आप भी जानते हैं कि जनगणना सर्वे नहीं है, वह हर व्यक्ति से किया जाता है। हर व्यक्ति से किया जाता है तो उसमें प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार ही शामिल होता है। तो सामाजिक सर्वे एक तथ्य संकलन के लिए यही प्रयोग किया जाता है। असहभागी अवलोकन प्रश्नावली होता है, जो प्रश्नावली तो हो गया, लेकिन असहभागी अवलोकन तथ्य सर्वेक्षण के, यह सामाजिक सर्वेक्षण के लिए नहीं होता, सामाजिक अवलोकन के लिए होता है। अवलोकन फिर वही आ गया। असंरचित साक्षात्कार होता नहीं है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर स्वयं द्वारा, साक्षात्कारकर्ता द्वारा भरे जाते हैं। इसमें मैं बता दूं कि जो प्रश्नावली है वह डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। असंरचित साक्षात्कार जो है, इसको हम पहले से ही प्रश्नों का क्रम निर्धारित करके जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर हम स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा यह लिखा जाता है। असहभागी अवलोकन होता है जिसे प्रत्यक्ष आंखों द्वारा देखकर ही उसके गुण अवगुण को हम लोग लिखते हैं, उसे कहते हैं अवलोकन हो गया। यह भी असहभागी अवलोकन बगैर गए असहभागी प्रश्नावली जो है वह असहभागी अवलोकन का तकनीकी है, क्योंकि टूल्स है। असहभागी अवलोकन में व्यक्ति शामिल नहीं होता है, और अवलोकन में व्यक्ति स्वयं शामिल होता है और प्रत्यक्ष देखकर जो चीज़ें घटित होती हैं, अच्छा बुरा है जो भी, वह उसके बारे में मूल्यांकन करता है और लिखता है। असंरचित साक्षात्कार, जैसे हम रैंडम गए और किसी को पकड़े 10-20 लोगों को, और मान लीजिए पंचायती राज पे हमको महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछना, तो मैं पूछ के चला आया, जो मन किया लिख लिया, जैसे मन करे प्रश्न पूछे, उन लोगों का मन किया दिए, नहीं मन किया नहीं दिए। इस तरह के असंरचित साक्षात्कार होते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है।
किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन ए है ग्लिनम ग्लिन, ऑप्शन बी है मैकैबन पेज, ऑप्शन सी है टीबी बेटोमोर, ऑप्शन डी है गर्थ एवं मिल्स। तो इसमें ऑप्शन डी है गर्थ एवं मिल्स। गर्थ एवं मिल्स ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए कहा था कि सामाजिक संरचना जो है वह सामाजिक व्यवस्था एवं क्षेत्रों के संदर्भ में ही व्यक्तियों के संस्थागत तरीके को दर्शाया जाता है। यह परिभाषा है, तो इसे याद करना होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 45, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष प्रावधान है। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यह मौलिक कर्तव्य है लोगों के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो 51A से शुरू होता है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसलिए यह राज्य को आदेश दिया गया था संविधान द्वारा कि राज्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शिक्षा के रखरखाव एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। भारतीय संविधान से भी प्रश्न कुछ आते हैं, तो ऑप्शन इसमें कथन ए है IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। कथन आर है, कारण होगा यहाँ पे, यह एक साख से जुड़ा कार्यक्रम था। साख मतलब होता है क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। तो इसमें ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है, बता रहा हूँ कहें। जो IRDP था वह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश भर में प्रारंभ किया गया। यह भारत सरकार द्वारा एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार कार्यक्रम प्रदान करना था। ये इसलिए यह साख से जुड़ा कार्यक्रम था। ठीक, यह एक साख से जुड़ा कार्यक्रम था। तो इस हिसाब से जब साख से जुड़ा कार्यक्रम था, दोनों सही है, परंतु व्याख्या क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रश्न तो यही है कि मान लीजिए प्रश्न है IRDP प्रारंभ किया गया था, यह एक साख से कार्यक्रम था। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचित समूह है? ऑप्शन ए है DP मुखर्जी, ऑप्शन बी है इरावती कर्वे, ऑप्शन सी है MS गोरे, ऑप्शन डी है IP देसाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार पर बहुत अध्ययन किया। इन्होंने संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज है उसकी एक विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार को रखा था। उन्होंने युगांता एंड ऑफ इपोक नाम से एक पुस्तक लिखी। उसमें महाभारत के चरित्रों का उल्लेख उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, हिंदू सोसाइटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। फिर एक पुस्तक लिखा था, उनका बहुत चर्चित पुस्तक थी एक, इंडियन किनशिप सिस्टम। यह एक पुस्तक उन्होंने लिखा था नातेदारी पर। उन्होंने भारत को नातेदारी के आधार पर 4 भागों में बांटा था, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण और केंद्रीय। इन 4 भागों में उन्होंने बांटा था। उत्तर पूर्व को शामिल नहीं किया था, पश्चिम को शामिल नहीं किया था, पश्चिम की जगह केंद्रीय था। तो उन्होंने 4 भागों में भारत को बांटा था। उसके बाद
जैसे इन चारों की कुछ विशेषताएं थी। जैसे पहला, उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत था इसमें इसमें जो रक्त संबंध होते हैं और वैवाहिक संबंध होते हैं, दोनों अलग अलग व्यवहार किए जाते हैं दोनों से। दूसरा है, बेटी और बहू से दूसरे अलग अलग व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर रक्त संबंध और विवाह संबंध में रक्त संबंध को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उत्तर भारत में, यह इरावती कर्वे ने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है AR देसाई, ऑप्शन बी है लुई ड्यूमा, ऑप्शन सी है मैकम मेरियट, ऑप्शन डी है MN श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित? लुई ड्यूमा। यह प्रश्न यूपीएस सिस्टम प्रोफेसर, यूपीएचएससी सिस्टम प्रोफेसर जो 2022 की भर्ती थी और अप्रैल 2025 में जो पेपर हुआ था, इसमें यह प्रश्न आया था, संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है। उसमें पूछा प्रश्न ऐसे था, लुई ड्यूमा किस परिप्रेक्ष्य से अपना संबंध रखते हैं, तो यह प्रश्न आया हुआ था। तो जो लुई ड्यूमा थे वह फ्रांस के एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने भारतीय समाज पर, भारतीय जाति व्यवस्था पर बहुत अध्ययन किया था, भारतीय समाज का बहुत अध्ययन किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत में जो जाति है वह पवित्रता एवं प्रदूषण के आधार पर आधारित है, पवित्रता एवं प्रदूषण पर आधारित है। जो उच्च जातियां हैं वह पवित्र हैं और जो निम्न जातियां हैं वह जो उच्च जातियां वह पवित्र हैं, जो निम्न जातियां हैं वह अपवित्र हैं, अछूत हैं। यह उन्होंने इसके आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया था। लुई ड्यूमा होमोआर्का की एक पुस्तक लिखे थे, इसी पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया था। जो ड्यूमा है वह भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से भी अपना संबंध रखते हैं, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से भी संबंध अपना रखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है इसमें राधाकांत मुखर्जी, जिन्हें RK मुखर्जी भी कहते हैं, B अरविंदो, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। इसमें ऑप्शन ए सही है, RK मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी सामाजिक पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। वह विज्ञान की वह शाखा जो मानव आवास के क्षेत्रों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों एवं संकुलों के स्थानिक वितरण तथा सामाजिक एवं पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को अंतरक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली घटनाओं की उत्पत्ति एवं परिवर्तन का अध्ययन करती है, सामाजिक पारिस्थितिकी के नाम से जानी जाती है। जो मुखर्जी हैं यह भारत में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पूरे विश्व लेवल पर यह बहुत चर्चित अवधारणा थी जो विश्व लेवल पर पढ़ी जाती है। एवं जो RK मुखर्जी हैं, राधाकांत मुखर्जी हैं, इन्होंने भारतीय समाज लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, एवं इन्हीं के नेतृत्व में समाजशास्त्र का विकास लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक जेम्सन, ऑप्शन बी है उल्रिच बेक, ऑप्शन सी है हैबरमास, ऑप्शन डी है रोनाल्ड एरोनसन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रोनाल्ड एरोनसन। यह मुझे पता नहीं था, आज ही मुझे भी पता चला यह प्रश्न को जब मैं पढ़ा था। आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक के लेखक रोनाल्ड एरोनसन हैं। इनकी मुख्य कृतियाँ निम्न हैं, लिविंग विदाउट गॉड, और दूसरा है कम्स एंड सार्टर। इस तरह की इन्होंने कुछ बुक लिखे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है पार्सन्स, ऑप्शन डी है मेलनोस्की। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्टन ने प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा को दिया था। यह पार्सन्स और वेबर का बहुत बड़े आलोचक थे, पार्सन्स के तो बहुत बड़े आलोचक थे। तो इन्हीं के जो इन्होंने प्रकार्यात्मक प्रतिमान की बात कही थी, उसी के उलट प्रकार्यात्मक विकल्पों की बात मर्टन ने किया था। मर्टन प्रकार का सूत्र भी दिए थे, मैं कई बार बता चुका हूँ।
जिसमें प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, इस तरह की कुछ अवधारणाओं को इन्होंने दिया था। यह मिडिल रेंज थ्योरी से संबंधित है। इनकी एक पुस्तक थी सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। और मर्टन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साक्षात्कार का इंटरव्यू का साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्र में किया था। समाजशास्त्र में इंटरव्यू का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रघटनाशास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह किसका विचार है? ऑप्शन ए है हेगेल, ऑप्शन बी है एडमंड हसरल, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड शुट्ज, ऑप्शन डी है हेडेगर, एम हेडेगर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एडमंड हसरल। एडमंड हसरल ही प्रघटनाशास्त्र के जनक माने जाते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में प्रघटनाशास्त्र के जनक अल्फ्रेड शुट्ज को माना जाता है। एवं जो प्रघटनाशास्त्र है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसी ने प्रयोग किया था तो वह थे हेगल। इसमें देखिए तीनों आ गया है, तीनों लोगों का आ गया है। जो प्रघटना फिनोमिनोलॉजी था उसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था अपने बुक के नाम के लिए तो वह थे हेगल। और इसका जो अवधारणा था वो दिया था वो हसरेल ने जो दिया था वह मनोविज्ञान में दिया था, लेकिन उसको समाजशास्त्र में समाजशास्त्रीय प्रघटनाशास्त्र का जनक अल्फ्रेड शुट्ज को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किससे संबंध है, किनसे संबंध है? ऑप्शन ए है एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी है जेम्स ओ कार्नेल, ऑप्शन सी है डेनियल वेल और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र सिंह ही, ऑप्शन डी इसमें सही है, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण को माना था। यह भारत में आधुनिकीकरण के बहुत बड़े अध्ययनकर्ता हैं और इन्होंने श्रीनिवास के बाद भारत में आधुनिकीकरण का बहुत अधिक अध्ययन किया एवं उसका प्रचार प्रसार भी इन्हीं के माध्यम से हुआ था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इनकी एक पुस्तक थी और वह बहुत ही चर्चित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। किसके ओर इशारा करता है? ऑप्शन ए है अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है सेंट साइमन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट निस्बेट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सेंट साइमन। ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ही सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन को मानते हैं। उन्होंने सामाजिक सुदृढ़ता को दो रूपों में देखा था, एक था सावयव सुदृढ़ता एवं एक था यांत्रिक सुदृढ़ता। इन्होंने एकता के आधार पर भी उससे मैं ऐसे ही देखा, इन्होंने एकता के आधार पर भी सावयवी एकता एवं यांत्रिक एकता। उसके बाद इन्होंने श्रम विभाजन की अवधारणा सबसे पहले दिया था। श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में किया था एवं समाजशास्त्र में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अवधारणा श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया एवं इसी पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। एवं 1893 में इनकी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसी नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित किया था। इन्होंने एनॉमी की अवधारणा दी थी एवं इन्होंने कहा था कि जो दुर्खिम जो थे वह ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति का सर्वप्रथम प्रयोग कर धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद की अवधारणा दिया था। एवं इन्होंने धर्म को दो रूपों में देखा था, पहला था पवित्र एवं दूसरा था अपवित्र, सेक्रेट एवं प्रोफेन। जो इनका कहना था कि जो भी चीज़ें पवित्र हैं उनमें हम ईश्वर का वास मान लेते हैं और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, और जिसमें जो अपवित्र चीज़ें होती हैं उससे हम लोग दूरी बना लेते हैं। तो इस तरह की बात करते थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने श्रम विभाजन को तब दिया था जब
श्रम विभाजन को इन्होंने तब दिया जब नैतिक घनत्व की बातें करते थे। जब नैतिक घनत्वता आती गई तब इन्होंने श्रम विभाजन का, समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। एवं इन्होंने कहा था कि जो अपराध है वह सामान्य एवं प्रकार्यात्मक है, वह समाज के लिए सामान्य भी है और प्रकार्यात्मक भी है। यह दुर्खिम का कहना। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है WG समनर, ऑप्शन बी है AG केलर, ऑप्शन सी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी है मैकएवन पेज। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मैकएवन पेज ने विवाह को कहा था स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह प्रथाओं द्वारा नहीं बना है। विवाह नामक संस्था जो है वह स्वयं में एक संस्था है, यह कहना था मैकएवन पेज का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है एस फ्रायड, ऑप्शन बी है WI थॉमस, ऑप्शन सी है HM जॉनसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, WI थॉमस ही समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह मिलान का प्रश्न है, प्रकार्यवाद किससे संबंधित है? तो यह आएगा ब्राउन से। जो संघर्ष है वह है डेरेनडार्फ से। प्रघटना विज्ञान आएगा ब्लूमर से। नहीं, प्रघटना विज्ञान आएगा ब्लाउ से ही। इसमें देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ब्लूमर ने दिया था, संघर्ष डेरेनडार्फ ने दिया था, प्रकार्यवाद ब्राउन ने और प्रघटना विज्ञान ब्लाउ ने। तो इसमें ऑप्शन, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मिस्टेक है, जो है प्रघटना विज्ञान है ना, पीटर ब्लाउ नहीं होगा, यहाँ पे अल्फ्रेड शूट जाएगा, इसीलिए यह गलत हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों गलत हो रहा है। तो कहा क्या है, मिलान नहीं है, इसमें पूछा नहीं कौन सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी इसमें सही है, यही सुमेलित नहीं है। मैं सोचूं सुमेलित पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी है, क्योंकि अल्फ्रेड शूट यहाँ आएगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है आयतन, ऑप्शन सी है तीव्रता, ऑप्शन डी है निर्धारण। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, घनत्व जो है वह सामान्य चेतना की विशिष्ट विशेषता नहीं है, जबकि आयतन, तीव्रता एवं निर्धारण सामान्य चेतना की विशिष्टता या विशेष दुर्खिम ने इसे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए है परंपरागत सत्ता होता है, तानाशाहियत, यह गलत, यही नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही है, तानाशाहियत वैधानिक होता है और करिश्माई होता है। इन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। सामाजिक क्रिया के इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। वह 4 प्रकार अभी आगे भी प्रश्न आएगा, हम लोग उसमें देख लेंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है बृहद स्तरीय सिद्धांत, ऑप्शन सी है अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यही सही है, क्योंकि सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को मध्य स्तरीय सिद्धांत कहते हैं। और मध्य स्तरीय सिद्धांत है नहीं, यह किसने दिया था? मर्टन ने। मध्य स्तरीय सिद्धांत की जो अवधारणा थी, इसे मर्टन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके कारण WF आगमन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? तो ऑप्शन ए है टेलीविजन, ऑप्शन बी है रेडियो, ऑप्शन सी है टेलीविजन एवं रेडियो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रेडियो से उन्होंने 150 सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, 20 स्टेटमेंट टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ स्कूल द्वारा, ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा, ऑप्शन सी है बम्बई स्कूल द्वारा, ऑप्शन डी है शिकागो स्कूल द्वारा। तो इस ऑप्शन डी सही है, शिकागो स्कूल द्वारा।
शिकागो स्कूल द्वारा इसलिए क्योंकि हम देखते हैं 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST शिकागो स्कूल द्वारा विकसित किया गया था। अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में स्मॉल के नेतृत्व में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की जो परंपरा विकसित की गई वही कालांतर में समाजशास्त्रीय जगत में शिकागो संप्रदाय के नाम से सुप्रसिद्ध हुई, क्योंकि वह शिकागो विश्वविद्यालय ही था जो समनर के नेतृत्व में 1876 में समाजशास्त्र पढ़ाया जाना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है जी विको, ऑप्शन बी है पी क्रोपोत्किन, ऑप्शन सी है रेट जेन हॉफर, ऑप्शन डी है LT हॉबाउस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है विको ही सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सहयोग को सबसे पहले विको द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है राल्फ रिंटन, ऑप्शन बी है हार्टन मंट, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मर्टन है परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक मर्टन को माना जाता है। मर्टन ने जो यह अवधारणा दी थी यह कई बार प्रश्न पूछी जा चुके हैं और देख रहे हैं कि जब GIC अगर पूछ रहा है तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन एवं व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है होप टिशडेल, ऑप्शन बी है होमर हैट, ऑप्शन सी है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है होप टिशडेल ने यह नया प्रश्न है। तो इस नए प्रश्न 15 मान लीजिए अगर 100 प्रश्न है तो 15 प्रश्न नए आते हैं, बाकी या तो पुराने होंगे नहीं तो पढ़े हुए प्रश्न आएंगे। 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो हम लोग पढ़े नहीं होंगे, तो उन सब चीज़ों प्रश्नों को देख कर डरना नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए है DN मजुमदार, ऑप्शन बी है WHR रिवर्स, ऑप्शन सी है TN मदान और ऑप्शन डी है विलियम क्रूक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है विलियम क्रूक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में बहुपति विवाह जो प्रचलित है उसका अध्ययन विलियम क्रूक ने किया था। अगला प्रश्न है किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए लीला दुबे, ऑप्शन बी है शोभिता जैन, ऑप्शन सी है IP देसाई, ऑप्शन डी इरावती कर्वे ने। तो इरावती कर्वे जो है वह ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था, क्योंकि इनको भी भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण से रखा जाता है। उसमें आते हैं पहला घुरिये, दूसरा है ड्यूमा, तीसरी हैं इरावती कर्वे। यह इन तीनों लोगों को भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण में रखा जाता है। भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण का मतलब था कि इन्होंने जो भारत के धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उसी के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है मानवशास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है C. लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन बी है कुर्जवेल, ऑप्शन सी है T. हॉकेस, ऑप्शन डी है स्कॉट लैस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है लेवी-स्ट्रॉस को ही लेवी-स्ट्रॉस को मानवशास्त्रीय संरचनावाद का जनक कहा जाता है। स्ट्रॉस के लिए संरचना विशेष रूप से मानसिक संरचना के लिए संदर्भित है। इन्होंने 4 प्रकार के नातेदारी अणु की अवधारणा दी थी, वह हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि इससे आगे आने वाले में इनके प्रश्न हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, पिता पुत्री और पिता पुत्र का जो अणु है, इसी को 4 अणु इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। ऑप्शन ए है पहला है उत्पादक गतिविधि,
दूसरा है उत्पाद, तीसरा है सहकर्मी श्रमिक और चौथा है मानवीय सामर्थ्य। इसमें ऑप्शन अब हम देखते हैं, ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन डी सही है 1 2 3 4। यह पूंजीवाद में अलगाव का जो अवधारणा था, इसको सबसे पहले समाज में अलगाव की अवधारणा का अगर किसी ने दिया था तो वह थे मार्क्स। मार्क्स ने 4 तरह के अलगाव की बात कही थी: श्रम का उत्पाद, श्रम की प्रक्रिया और अन्य, और चौथा स्वयं ही व्यक्ति अलगाव में व्यवस्थित हो जाता है। और पूंजीवाद में अलगाव के अवयव क्या हैं? उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक और मानवीय सामर्थ्य। मानवीय सामर्थ्य का मतलब खुद का जो सामर्थ्य है उसे भी उसमें रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन ए है प्रघटना विज्ञान, ऑप्शन बी है लोक विधि विज्ञान, ऑप्शन सी है विनिमय सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान उल्लंघन प्रयोग विधि का प्रयोग करता है और इसको दिया किसने था? तो लोक विधि विज्ञान गारफिंकल द्वारा दी गई पुस्तक दिया गया था। और यह स्टडीज इन एथनोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखा था, वह 1967 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसी पुस्तक में उन्होंने उल्लंघन प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया था, उल्लंघन शब्द का प्रयोग किया था। इसमें लोगों द्वारा रोजमर्रा के जीवन में जो सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं उसी का इसमें अध्ययन किया जाता है एथनोमेथोडोलॉजी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? ऑप्शन ए है सी सेल्टिच, ऑप्शन बी है स्टेनर क्वाले, ऑप्शन सी है आर बर्जेस, ऑप्शन डी है कार्ल पार्पर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सेटनर क्वाले। उन्होंने कहा साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, क्योंकि जो साक्षात्कार होता है हमेशा वह दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में होता है, दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत पॉपुलर है क्योंकि पीजीटी में भी यह प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ऑप्शन ए है ब्रिस्टेट, ऑप्शन बी है मॉरिस गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी है टीबी पोटोमोर, ऑप्शन डी है मैकाबे पेज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, टीबी पोटोमोर। क्योंकि ब्रिस्टेट का कहना था, ब्रिस्टेट ने ऐसे नहीं कहा था, ब्रिस्टेट ने कहा था कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास संक्षिप्त है। इतिहास लंबा है एवं अतीत संक्षिप्त है, यह ब्रिस्टेट का कहना था, ब्रिस्टेट का कहना था। आगे हम देखते हैं, आगे है इसमें समाजशास्त्र, यह बोटोमोर ने कहा था। बोटोमोर ने कहा है कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे सबल तर्क यह था कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह कहना था बोटोमोर का। बोटोमोर ने कहा कि जो यह विज्ञान है यह प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती कोई किसी भी चीज़ को सामाजिक विज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? ऑप्शन ए है संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है बुनियादी परिवर्तन, ऑप्शन डी है बाह्य परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आंतरिक परिवर्तन। जब उसके मूल्यों में और आदर्शों में परिवर्तन होता है, किसी युग में, किसी एक युग के आदर्श मूल्य में परिवर्तन होता है पिछले युग की तुलना में, तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए पहले सामंतवाद के बाद से पूंजीवाद आ गया, तो इसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। बुनियादी परिवर्तन उसके बाह्य परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए पहनावे में आ जाए या किसी से व्यवहार में आएगा तो वह आंतरिक होगा। तो इस तरह के परिवर्तन को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब रिसर्च के प्रश्न आएंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ऑप्शन ए है माध्य, ऑप्शन बी है काई वर्ग, ऑप्शन सी है माध्यिका, ऑप्शन डी है बहुलक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, काई वर्ग। काई वर्ग केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 आते हैं, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक यही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक्सचेंज एंड
पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है जॉर्ज ह्यूमन्स, ऑप्शन बी है पीटर एम ब्लाउ, ऑप्शन सी है सी वाटसन, ऑप्शन डी है जे एन मिशेल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पीटर एम ब्लाउ। पीटर एम ब्लाउ ने एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ नामक पुस्तक लिखा था और इन्होंने जो विनिमय का सिद्धांत होता है सबसे पहले पीटर ब्लाउ ने ही दिया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें उसको हम देखते हैं। इनकी कुछ पुस्तक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ए कंपैरेटिव अप्रोच विथ WR स्कॉट के साथ इन्होंने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था। अगला इनकी जो अगली पुस्तक है वह है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एकेडमिक वर्क। अगला है स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन्होंने यह 3 पुस्तकें लिखी थीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया था? ऑप्शन ए है जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी है पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी है जॉर्ज ह्यूमन्स, ऑप्शन डी है मैलिनोव्स्की। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मैलिनोव्स्की। मैलिनोव्स्की ने आर्थिक विनिमय एवं सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक विनिमय की बात कही थी। इन्होंने मनोवैज्ञानिक विनिमय की बात कही थी क्योंकि यह जब अध्ययन कर रहे थे जनजातियों का तो वहाँ पर कंठाहार एवं बाजूबंद का जो इन्होंने देखा कि एक यह मनोवैज्ञानिक था मन से, क्योंकि जो भी उपहार में चीज़ें मिलती थी उसे रखना नहीं होता था, उसे आगे बढ़ा देना होता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्योंकि अब क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा जल्दी देख रहे हैं। प्रश्न है वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है लुईस कोजर, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने वर्ग स्थिति की अवधारणा को दिया था। इसमें क्या इन्होंने कहा था कि उत्पादन के साधन के स्वामित्व के लिए अधीनस्थ के रूप में वर्ग, प्रतिष्ठा और पार्टी के साथ वेबर ने एक स्तरीकरण के 3 घटक के सिद्धांत को तैयार किया था। इसको मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, क्लास, स्टेटस एंड पावर। यह 3 पावर कभी भी यह पार्टी या राजनीति के बारे में ही बात करते हैं। प्रतिष्ठा परिस्थिति से संबंधित है और वर्ग होता है समाज में आप उच्च वर्ग में है या निम्न वर्ग में, जाति में नहीं वर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसने जैविकीय असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है सुकरात। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, रूसो ने जैविक असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया था। रूसो एक प्राचीन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत से काम किए थे और इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है और उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। और अरस्तु ये भी कहे थे कि लोगों को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपना राजा या अपना शासक स्वयं चुने। अगला प्रश्न है, यह रिसर्च का प्रश्न सूत्र पूछा है, मालिका का सही सूत्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F ब्रैकेट में M माइनस C। ऑप्शन बी है L1 माइनस L2 प्लस L1 बटा F ब्रैकेट में M माइनस C। फिर तीसरा है ऑप्शन सी है L2 माइनस L1 बटा F ब्रैकेट में M माइनस C। और चौथा ऑप्शन डी है L1 माइनस L2 प्लस F अपान N। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F ब्रैकेट में M माइनस C। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें जो दिया है x बराबर होता है माध्यिका जो हमें निकालना होता है, L1 का होता है माध्यिका वर्ग विस्तार की निम्न सीमा, L2 का होता है माध्यिका वर्ग विस्तार की उच्च सीमा, F होता है माध्यिका वर्ग विस्तार की आवृत्ति, M होता है माध्यिका की संख्या M/2 वां पद, यानी कि माध्यिका का वह संख्या जो सभी संख्याओं के बिल्कुल बीच में होता है। तो आज यह 2021 का जो पेपर था वह समाप्त हुआ और हम लोग अब कल से 2017 का जो पेपर है उसको अब हम लोग देखेंगे और कैसे प्रश्न आए हैं इससे एक पता चलता है। तो इसमें देखे होंगे कि बहुत से ऐसे कम प्रश्न हैं, जैसे कि मान लें हम कि 15 से 16 प्रश्न ऐसे हैं जो नए कह सकते आए हों या बहुत कम लोग पढ़े होंगे।
बहुत कम लोग पढ़े होंगे। तो इसमें आप तुक्के भी नहीं मार सकते, क्योंकि 1/3 का माइनस मार्किंग होता है, पीसीएस द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो इससे क्या एक आइडिया मिलता है कि हम लोगों को इसमें कम से कम 60 से 62 प्रश्न करने होंगे, 60 से 62 प्रश्न करने होंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो भी इस क्लास में त्रुटियां हुई हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम आने वाली वीडियो में उसको सुधार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।